Hello students of class 11. Good morning to everyone. Weekend day is here and you are welcomed in orientation. Students, today we are going to discuss a very famous lesson from your course syllabus. That one is known as Silk Road. Students, Silk Road is not a story. It's a journey explanation. यह एक यात्रा वृतांत है जो निक मेडलेटन के द्वारा लिखा गया है। निक मेडलेटन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जियोग्राफी के प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और एक बार कोरा पर निकलते हैं। कोरा एक धार्मिक यात्रा है, पिलग्रिमेज है बुद्धिस्ट का, जो माउंट कैलाश पर होता है और हर बौद्धिस्ट का एक सपना होता है कि वो कोरा करने एक बार जाए। मेडलेटन एक ब्रिटिश हैं और इनके अंदर एक कौतूहल आता है, इनके अंदर एक इच्छा जगती है जब वो एक जापानीज बुद्धिस्ट की रिपोर्ट पढ़ते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि मानसरोवर पर जब वो पहुंचते हैं, लेक मानसरोवर के पास जब वो पहुंचते हैं तो वहां का सौंदर्य देखकर, वहां का वातावरण देखकर वो ईश्वर को धन्यवाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो कहते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे पता नहीं था कि इस धरती पर इतनी खूबसूरत जगह भी आपने बनाई है। मेडलेटन बताते हैं कि जापानीज ट्रेवलर का यह रिपोर्ट पढ़कर उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों न चल के इस कोरा को एक बार मैं भी संपन्न करूं और उस खूबसूरती का आनंद लूं। तो 10 थ्रू सिल्क रोड लेसन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिल्क रोड के बारे में बता दूं। यह एक एंशिएंट रूट है। एक सड़क दो शहरों को जोड़ सकती है, एक सड़क दो स्टेट को जोड़ सकती है, लेकिन एक सड़क कई देशों को जोड़ती हो, यह पूरी दुनिया में इतना प्राचीन सिल्क रोड ही है। सिल्क रोड का एक अपना इतिहास है। बहुत पुराना मार्ग है जो भारत से होता हुआ, तिब्बत होता हुआ, चाइना होता हुआ, अरब के देशों से होता हुआ उधर बाहर तक निकल जाता है। तो इस सिल्क रोड के माध्यम से मेडलेटन, जो एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, कोरा पर निकलते हैं और कोरा बुद्धिस्ट की एक धार्मिक यात्रा है जो माउंट कैलाश तक जाती है। आइए हम लोग इस लेसन के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले तो ऑथर महोदय हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, और दूसरा है सेटन। सेटन एक कार ड्राइवर है जो लेखक महोदय को शॉर्टकट लेता हुआ माउंट कैलाश तक पहुंचाने की गारंटी देता है। इनका एक गाइड भी है जो ल्यासा से है। ल्यासा जगह का नाम है, ल्यासा से है, और डेनियल, इसका नाम डेनियल है और डेनियल एक गाइड है जो इनकी मदद करता है। और एक चौथा कैरेक्टर इसमें आता है नॉर्बू का। नॉर्बू एक तिब्बतन है, एक तिब्बत का व्यक्ति है जो एक एकेडमी में, एक सोशल साइंस एकेडमी में बीजिंग में नौकरी करता है और वो एक थीसिस तैयार कर रहा है कोरा पर। ये 4 कैरेक्टर्स you have to remember. Very first author, then Saturn कार ड्राइवर है, डेनियल एक ल्यासा से है, वो एक टूरिस्ट गाइड है, और नॉर्बू एक रिसर्च स्कॉलर है जो बीजिंग के सोशल साइंस एकेडमी में काम करता है और वो कोरा पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। These 4 characters are there. Now we are going to discuss the start of the journey. Now the writer goes to start his journey from राउ। राउ एक जगह का नाम है जो बहुत ऊंचाई पर है, और जिस घर में राइटर वहां ठहरा हुआ है वहां एक बूढ़ी महिला इनकी बहुत सेवा करती है, और उस बूढ़ी महिला को जब ये बताते हैं कि एक धर्म यात्रा पर निकलने वाले हैं, माउंट कैलाश के लिए निकल रहे हैं, इनको कोरा करना है, तो उस बूढ़ी महिला ने इनको एक गिफ्ट दिया और वो लॉन्ग स्लीव्ड सिप स्कीम कोट है, और वो बताती है ये रास्ते में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। सैटर्न इनका ड्राइवर है और
वो बताता है कि उसे बहुत सारे शॉर्टकट्स मालूम है, शॉर्टकट्स के माध्यम से वो जल्दी से माउंट कैलाश पहुंच सकता है। सैटर्न अपनी कार लेकर आता है। डैनियल जो एक टूरिस्ट गाइड है वो इनके साथ कार में बैठता है और अर्ली मॉर्निंग जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, मौसम बहुत मनोरम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत खूबसूरत। अर्ली इन द मॉर्निंग at 4 they start their journey from Rao. Rao is a place. Now writer tells he proceeds further. वो आगे बढ़ता है और कहता है कि रास्ते में बहुत सारे जंगली घोड़ों का एक झुंड उसे दिखाई देता है जो सड़क के दोनों किनारे बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। कभी झुंड में ये दौड़ते हुए हमारे गाड़ी के पास आते हैं, फिर दौड़ते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेखक बताता है ऐसा लगता है कि ये जानवर किसी ड्रिल में है, किसी प्रैक्टिस में है, किसी खेल का अभ्यास कर रहे हैं। द राइटर सेज ही प्रोसीड्स फर्दर और बताता है कि द वे वॉज नॉट इजी। रास्ता बहुत आसान नहीं था, रास्ता चढ़ाई का था, पहाड़ी रास्ता, लेकिन दृश्य बड़ा मनोरम था। ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां और इन पर पड़ती हुई सूर्य की सुबह की रोशनी अपने आप में एक अद्भुत छटा, एक अद्भुत दृश्य पैदा कर रही थी जो बहुत ही आकर्षक थी। दैट वॉज वेरी मच अट्रैक्टिव। द राइटर प्रोसीड्स फर्दर एंड ही टेल्स दैट ऑन द वे he saw so many shepherds taking care of their sheep. उनको वो ड्रगबाज कहता है। ड्रगबाज ये शेफर्ड्स अपने भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं और इनके ये कैटल वहां चर रहे हैं और इनकी कार जब उनके पास से गुजरती है तो ये बिदक जाते हैं और ये ड्रगबाज घूर घूर कर देखने लगते हैं राइटर को कि इनकी कार की वजह से हमारे जानवर बिदक रहे हैं। द राइटर प्रोसीड्स फर्दर एंड ही टेल्स दैट ऑन द वे दोनों साइड में, सड़क के दोनों किनारे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं जिसमें ये गडेरिए अपने मवेशियों के साथ, अपने कैटल के साथ रहते हैं और बताते हैं कि यहां इनकी मुलाकात उस जाबाज हंटर से होती है जिसको वो तिब्बतन मैस्टिफ्स कहते हैं। ये तिब्बतन मैस्टिफ्स शिकारी कुत्तों की, जाबाज कुत्तों की एक प्रजाति है। राइटर कहता है कि तिब्बतन मैस्टिफ्स अपने टेंट के पास से निकलकर हमारे कार के पीछे बड़े निर्भीक और बहुत गुस्से में ये तब तक दौड़ते हैं जब तक ये दौड़ पाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये फिर वापस लौट जाते हैं। उनकी ये आक्रामकता, इनका ये एग्रेसिवनेस लेखक को डरा देता है और लेखक मन ही मन सोचता है शायद यही कारण था कि ये तिब्बतन मैस्टिफ्स का जो स्पेशल प्रजाति के जो कुत्ते हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, यही कारण है कि चाइना इनका हंटिंग डॉग्स के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। नाउ द राइटर प्रोसीड्स फर्दर एंड ही टेल्स कि ये पहाड़ी पर जैसे जैसे, ध्यान रहे ये मेन हाईवे से नहीं जा रहे, ये शॉर्टकट्स इन लोगों ने लिया है और सैटर्न जो इनका ड्राइवर है वहां का लोकल है और उसे पता है कि कहां से कैसे निकलना है और गांव से होता हुआ ये माउंट कैलाश की यात्रा पर जल्दी से पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा है। नाउ द राइटर टेल्स एक जगह सड़क पर चारों तरफ से उनको बर्फ दिखाई देती है। एक बर्फ की मोटी लेयर इनको सड़क पर कुछ दूर तक 15-16 मीटर तक इनको दिखाई देती है कि पूरी सड़क बर्फ से ढक गई है। सैटर्न जो उस पूरे क्षेत्र का जानकार है वो एक सबवे बनाता है, सड़क से उतर जाता है और धीरे से आगे बर्फ को पार करता हुआ जाकर सड़क पर फिर से चढ़ जाता है। राइटर को यकीन नहीं होता, राइटर को डर भी लगता है कि कहीं गहरी खाई भी हो सकती है, लेकिन सैटर्न वहां अपनी गाड़ी निकाल लेता है और थोड़ी दूर के बाद राइटर बताता है कि एक दूसरा बर्फ
की मोटी परत सड़क पर दिखाई देती है जो काफी दूर तक है, लेकिन वहां दोनों तरफ सड़क के किनारे गहरी खाई है, वहां से गाड़ी निकाली नहीं जा सकती। सैटर्न गाड़ी से नीचे उतरता है और वहां राइटर अपनी घड़ी देखता है और वो उसकी घड़ी जो हाइट बताती है वो बताती है कि 5210 मीटर्स एबव सी लेवल वो पहुंच चुका है। सांस लेने में हल्की हल्की उससे दिक्कत हो रही है। राइटर बताता है कि वहां उतरकर सड़क का मुआयना कर रहा है सैटर्न और देखता है कि यहां कोई सबवे नहीं बन सकता, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं समझ में आ रहा और इस बर्फ के ऊपर से अगर वो चाहता है तो वो उसकी गाड़ी स्लिप कर सकती है और खाई में गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। राइटर कहता है कि सैटर्न सड़क से धूल इकट्ठी करता है और वो डस्ट ले जाकर उस बर्फ पर फेंक देता है और जिससे उसकी सरफेस थोड़ी सी उसका चिकनापन थोड़ा कम होता है और धीरे से अपनी गाड़ी बड़ी बहादुरी के साथ उस पर चढ़ाता है। उस समय वो राइटर को नीचे उतार देता है, डेनियल को भी नीचे उतार देता है और अकेले गाड़ी को उस बर्फ की मोटी परत पर धीरे धीरे करके वो सड़क पार करा लेता है। After passing through the 2 blocks of ice on the way, the writer reaches Hor. Hor is a place situated at the shore of Lake Mansarovar. मानसरोवर झील के मुहाने पर बसा हुआ, उसके किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा होर। राइटर अपनी घड़ी देखता है और उसकी घड़ी से यह पता चलता है कि वो 5515 मीटर्स एबव सी लेवल है, उसकी ऊंचाई है ये, और वहां प्रेशर बहुत लो है। सैटर्न अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक खोलता है और वो फ्यूल टैंक खोलता है तो बहुत तेज हिश की आवाज होती है। इवापोरेटेड जो फ्यूल है उसके टंकी से बाहर आता है। राइटर डर जाता है। राइटर को भी थोड़ी सांस लेने में वहां दिक्कत हो रही है। इसकी गाड़ी का एक चक्का भी पंचर हो गया है। वो गाड़ी का चक्का रिपेयर कराने चला जाता है और राइटर अकेले अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त हो जाता है। डेनियल लासा चला जाता है और वहां से फिर अपनी यात्रा शुरू करता है राइटर। सैटर्न उसे 10:30 बजे तक डाकेन पहुंचा देता है। डाकेन इज ऑल्सो अ प्लेस और डाकेन अब माउंट कैलाश के बहुत पास है। इट इज वेरी क्लोज टू माउंट कैलाश, जो डेस्टिनेशन है राइटर का, जहां जाकर वो कोरा करना चाहता है, धर्म यात्रा पूरी करना चाहता है, अपनी पूजा अर्चना करना चाहता है। वहां से वो स्थान भी उसे दिख रहा है जहां तक उसे पहुंचना है। अब यहां से उसे कोई साधन मिलने वाला नहीं है, यहां से उसे पैदल जाना है। वहां राइटर कहता है कि डाकेन में पहुंचने के बाद वो एक गेस्ट हाउस ले लेता है और उस गेस्ट हाउस में एक कमरा ले लेता है और उसमें जाकर कमरे में आराम करने लगता है। लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा है, प्रेशर इतना कम है कि उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। शाम के समय राइटर बताता है कि जब वो सोने जाता है तो जैसे वो बिस्तर पर लेटता है उसके दोनों नॉस्ट्रल्स बंद हो जाते हैं, उसके फेफड़े को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हड़बड़ा के वो उठ बैठता है। उसे लगता है कि उसकी सांस टूट रही है। दीवार से अपने आप को टिकाकर कुछ देर तक बैठता है और बैठने पर उसे लगता है कि उसे थोड़ा सा आराम मिल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सोने की कोशिश करता है तो अचानक उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और वो डर जाता है और इस तरह से डाकेन में पूरी रात वो सो नहीं पाता, मारे इस डर के कि पता नहीं वो सुबह जग भी पाएगा कि नहीं जग पाएगा। सुबह के समय सैटर्न उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाता है और राइटर उस डॉक्टर को और उस हॉस्पिटल को, एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को एक्सप्लेन करता है। कहता है देखने में ये कहीं से कॉलेज की तरह नहीं लग रहा था, ये एक मठ की तरह लग रहा था, एक साधुओं के निवास की तरह लग रहा था और वहां रहने वाले सभी लोग साधु वेश में थे। सब लोग गेरुआ कपड़े पहने हुए थे और सब लोग धार्मिक दिख रहे थे और
राइटर बताता है कि जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वहां भी हॉस्पिटल जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है। नीचे जमीन पर मैटिंग हुई है, वहीं पर बैठने की जगह है और वहीं पे तथाकथित ये डॉक्टर्स भी बैठते हैं। सैटन इसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर कुछ कागज की पुड़िया में बनाकर इसे दवाइयां देता है। राइटर कहता है कि जब वो दवाइयों को खोलता है, सुबह दोपहर शाम का डोज बताता है कि इसे कैसे खाना है। 3-4 तरह की गोलियां वो देता है और राइटर बताता है कि एक पुड़िया को जब वो खोलता है तो उसमें उसे शिप डंग जैसी कोई चीज दिखाई देती है। उसका मन बहुत अजीब सा हो जाता है, लेकिन तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि उसे अंडर कंपल्सन वो दवा लेनी पड़ती है और सरप्राइजिंगली वो दवा डॉक्टर उसको सूट करती है, उसे बहुत आराम मिल जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि इतनी ऊंचाई पर आने की कभी आदत नहीं है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, ये आप दवा खा सकते हो, आपको आराम मिलेगा। और राइटर बताता है कि उसे आराम मिला। जब मानसरोवर के पास पहुंचता है राइटर और मानसरोवर को देखता है, चारों तरफ कूड़ा करकट उसे दिखाई देता है, चारों तरफ बहुत गंदगी दिखाई देती है। दृश्य तो सुंदर है, मानसरोवर तो सुंदर दिख रहा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई हैं और सूर्य की पड़ती हुई रोशनी से रंग बिरंगी जो आभा बिखेर रही हैं। दैट वन इज गुड लुकिंग, बेटर लुकिंग। लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है, सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है और जमीन पर मानसरोवर के आसपास बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। राइटर याद करता है उस जापानीज ट्रैवलर को, इसको देखकर रोने लगा था। राइटर आश्चर्य करता है कि कौन सी चीज उसने यहाँ ऐसी देख ली थी जिससे उसको रोना आ गया था और ईश्वर के प्रति एक संवेदना आ गई थी। राइटर को यह जगह बहुत अच्छी नहीं लगती, वो कंट्राडिक्ट करता है उस जापानीज ट्रेवलर का। अब राइटर डार्केन में एक छोटे से लॉज में रुका हुआ है, एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। यहां उसकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाता है, इलाज होता है, ठीक होता है। अब सैटन भी वापस जा चुका है, सैटन भी साथ में नहीं है। यहां राइटर अकेला है गेस्ट हाउस में और सोचा था कि जब वहां वो जाएगा तो वहां लोगों का एक समूह मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा कोरा करने के लिए, लेकिन शायद वो समय से थोड़ा पहले पहुंच गया है। एंड नाउ ही हैज नो एनी कंपेनियन देयर, वहां कोई उनका दोस्त नहीं है। एंड ही हैज टू गो टू कंप्लीट हिज कोरा अलोन। And the writer knows nothing how to do it. कैसे पूजा अर्चना की जाती है, कैसे कोरा की सारी पद्धतियां की जाती हैं, ये राइटर को नहीं पता है। And he is waiting for someone who can accompany him to Mount Kailash and to that pilgrim. इसी बीच राइटर एक कैफे में बैठा हुआ है और राइटर बताता है कि कैफे में वो बैठकर यही सोच रहा है और दूर से वो स्थान भी देख रहा है और सोच रहा है अकेले वो कैसे जा सकता है, वो उसे कुछ भी पता नहीं है। इसी बीच राइटर को एक समस्या और है वहां, और राइटर को समस्या ये है कि ही इज गेटिंग नो वन स्पीकिंग इंग्लिश। कोई ऐसा व्यक्ति वहां नहीं दिखता जो अंग्रेजी में बात करता हो, जो इंग्लिश में चीजें एक्सप्लेन करता हो। नाउ ही हैज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम टू। मीनवाइल इन द कैफे वो देखता है कि एक मोटा सा व्यक्ति जो देखने में तिब्बतन लग रहा है, बहुत साफ सुथरा है, वो पास वाले टेबल पर आकर बैठता है और वो एक इंग्लिश मैगजीन, एक इंग्लिश बुक पढ़ रहा है। राइटर गोज टू नो दैट he can explain everything in English and now he goes close to him, उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम नॉर्बू है और नॉर्बू एक तिब्बतन है जो एक सोशल साइंस एकेडमी में काम करता है जो बीजिंग में स्थापित है और वो कोरा पर एक आर्टिकल तैयार कर रहा है, कोरा पर एक आर्टिकल लिख रहा है। कोरा एक पूजा पद्धति है, एक पूजा संस्कार है बुद्धिस्ट का जो माउंट कैलाश पर लोग करते हैं, और इसी पर वो एक आर्टिकल लिख रहा है। अब राइटर को अंदर ही अंदर बड़ी खुशी होती है इस बात की कि
चलो एक तो साथी मिल गया। अब ये कोरा पर जब आर्टिकल लिख रहा है तो ये वहां तक तो जरूर जाएगा और जाके वहां हमारे साथ कोरा करेगा। राइटर नोरबू से बहुत क्लोज होके बात करता है और खुशी भी जताता है कि ही इज ऑल्सो हियर फॉर द सेम। बट नोरबू कहता है कि वो वहां तक नहीं जा सकता, वो यहीं से बैठ के आर्टिकल लिखेगा, वो बहुत मोटा है, वो वहां नहीं पहुंच सकता, उसकी सांस यहीं फूल रही है। राइटर उससे बताता है कि चलो हम लोग 2 नौकर हायर कर लेते हैं, हमारा सामान वो लेके चलेंगे, बहुत हल्का सामान हम लोग लेके चलेंगे और धीरे धीरे बात करते हुए वहां पहुंच जाएंगे। नोरबू कहता है नो वे, ये हो नहीं सकता, मैं इतना भारी भरकम शरीर लेकर उतनी ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, आई एम सॉरी। राइटर उसे देखता है और उसके मोटापा को देखता है, उसके भारी शरीर को देखता है और कहता है कि नोरबू सही ही कह रहा है, वो शायद वहां तक नहीं जा पाएगा। अपनी यात्रा वृतांत, अपनी जर्नी एक्सप्लेनेशन में राइटर यहीं तक बताया है और राइटर नोरबू को देखकर कहता है ओके, नो प्रॉब्लम, एंड आई नो यू कैन नॉट travel up to that height. Thus this explanation goes to its end, and students, as I wish that this explanation will help you to understand this lesson. And now I'm going to give you 5 most important questions from this chapter, and you are expected to write the answers, and after writing the answer you can post your answer to the email ID given in the description of this video, or you can post your answers to my Telegram channel, and I want to assure you, certainly I'll check your answers and I'll tell your messages. Wishing you all the best.